आज एक बार फिर से बीजापुर में माओवादियों ने जवानों पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 8 जवान और एक सिविलियन ड्राइवर की मौत हो गई। इस घटना के बाद जिस तरह से 31 दिसंबर 2026 तक माओवादियों को जड़ से समाप्त कर देने का दावा था, उस पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अम्बेली गांव के पास दोपहर लगभग 2:15 डीआरजी के जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी ऐसा धमाका हुआ कि गाड़ी का बोनट पेड़ से लटक गया। स्टीयरिंग की हालत आप खुद देखिए। सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। 8 जवान और उनका ड्राइवर शहीद हो गए। सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास महोदय द्वारा लाया गया एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। ये कायराना हमला इतना भयानक था कि जवानों के शवों को पोटली में बांधना पड़ा। रेस्क्यू के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। घटनास्थल से जवानों के हथियार और दूसरे सामान को सुरक्षित रखा गया। पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। 2 दिन पहले अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ के दौरान डीआरजी के प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हुए थे। उस मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 5 माओवादियों को मार गिराया था। कोरोना के बाद अब एक और वायरस चर्चा में, HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसके 3 मामले देश में सामने आए, एक अहमदाबाद में और 2 बेंगलुरु में। इसके बाद कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आपात बैठक की। खास बात यह है कि यह वायरस चीन में एक महामारी की शक्ल ले रहा है। बेंगलुरु में 2 बच्चों के HMPV पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्नाटका के स्वास्थ्य निदेशालय में हलचल मची। एक 3 महीने की बच्ची और 8 महीने का बच्चा। ऐसा नहीं कि दोनों में कोई विदेश गया हो। बच्ची ठीक हो गई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और 8 महीने के बच्चे को भी 1-2 दिनों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। स्पेशल मेजर्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। ना तो मामले तेजी से बढ़े हैं और ना ही कोई क्लस्टर ऐसा पाया गया। हम केंद्र सरकार के साथ संपर्क में हैं, सब कुछ नियंत्रण में है। किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है, ना ही पैनिक होने की जरूरत है। सरकार के मुताबिक HMPV के लक्षण इन्फ्लुएंजा जैसे हैं। पिछले तकरीबन 2.5 दशकों से ये समय समय पर सक्रिय हो जाता है। इन्फ्लुएंजा के मरीजों में 1% मरीज HMPV से संक्रमित होते हैं। देश में सक्रिय HMPV जानलेवा नहीं पाया गया है, यानी पैनिक की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है एहतियात बरतने की। 26/11 मुंबई हमले के दौरान कुलाबा के जिस ताज होटल को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, आज वहां पर बड़ी हलचल दिखी जब 2 गाड़ियां एक ही नंबर प्लेट के साथ नजर आई। पुलिस फौरन एक्शन में आई। एक जैसी गाड़ियां, एक ही मॉडल, नंबर भी एक। मुंबई के होटल ताज के पास जब ये गाड़ियां दिखी तो लगा कि कुछ संदिग्ध है। तुरंत गाड़ियों और मालिकों को कुलाबा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दरअसल असली नंबर शाकिर अली की गाड़ी का बताया जा रहा है। उनके पास बार बार चालान आ रहे थे, जिनसे पता चला कि इस नंबर से कोई अर्टिगा कैब भी चल रही है, तो उन्हें भी इस नंबर की तलाश थी। सोमवार सुबह 11:30 बजे के आसपास उन्हें होटल ताज के पास ये गाड़ी दिखी। ये तो 6-7 महीना हो गया। क्या आपको कैसे पता चला कि आपकी गाड़ी का दूसरा नंबर फाइन आ रहा था? इस पे टोल टैक्स पे फाइन आ रहा था और इसका ट्रैफिक पुलिस का फाइन आ रहा था। और जाके उसको जब कंप्लेंट भी किए तो कंप्लेंट में नहीं पकड़ा गया, तो अब भी जाके पकड़ा गया। बांद्रा में निकाले थे, देखे थे, ड्राइवर देखा था तो फोटो निकाल के मेरे मोबाइल में भेजा था। दोस्त की गाड़ी थी, वो पैसेंजर ड्रॉप कर रही थी उधर कॉर्नर पे, और ये गाड़ी उनके आगे से निकली। जब वो नंबर देखे तो ये गाड़ी को रुकाने की कोशिश किए। पीछे से जो डिग्गी था उसको पीट रहे थे, बट ये रोक नहीं रहा था। कुछ जानने वाले दूसरे साइड टैक्सी ड्राइवर खड़े थे, वो उनको पहचानते थे हमारे दोस्त को। वो लोग जब रुकाने की कोशिश की, फिर भी नहीं रोक रहा था। उसके बाद हवलदार उधर खड़े थे आगे, उनको बोले सर ये गाड़ी चोरी करके भाग रही है। तो हवलदार जब आगे जाके गाड़ी को रुकाया तो इन्होंने गाड़ी रोका। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जो ड्राइवर फर्जी नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो लोन नहीं चुका पा रहा था, इसलिए उसने गाड़ी के आखिरी अंक 3 को 8 कर दिया था। तो MH01EE2383 बदलकर MH01EE2388 हो गया और संदेह और सवाल पैदा हो गए। सोमवार का दिन
जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए काफी खास रहा। पिछले 5 दिनों से अनशन में बैठे प्रशांत किशोर को सुबह सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर दिन भर चले कोर्ट में ड्रामे के बाद पहले उन्हें बेल दे दिया गया, फिर बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया गया और फिर बिना शर्त जमानत दे दिया गया। सुबह सुबह के 4 बजे खुले आसमान के नीचे पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों से पटना पुलिस की गुत्थम गुत्थी। पटना पुलिस ने सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को उनके आमरण अनशन स्थल से जबरन उठा लिया। फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले प्रशांत किशोर को मेडिकल चेकअप के लिए पटना एम्स लाया गया, लेकिन वहां उनके समर्थक जुट गए। फिर उन्हें फतवा ले जाकर उनका मेडिकल कराया गया। अदालत ने उन्हें जमानत दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें बेऊर जेल भेजने का आदेश हुआ, लेकिन अचानक इसके बाद अदालत ने बिना शर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। 5 दिन पहले छात्रों के आंदोलन में कूदे प्रशांत किशोर अब एक तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। उनको और उनके राजनीतिक दल जन स्वराज को यह पूरा विश्वास है कि युवाओं में उनका प्रभाव बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा 2025 में आने वाले चुनाव में जन स्वराज को मिलेगा। मुख्यमंत्री आतिशी उस समय भावुक हो गई जब बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, मेरे बुजुर्ग और बीमार पिता को गालियां दी जा रही हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। अपने पिता के बारे में बताते बताते मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो उठी। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? दरअसल रमेश बिधूड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी का नाम को लेकर कई सवाल उठाए थे और इसी दौरान जुबान पर संयम खोते दिखे। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। उधर बीजेपी ने दूसरा ही मुद्दा उठा दिया। मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल के आवास पर खर्च हुए कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया। आरोप लगाया कि 2020 में जब दिल्ली की जनता कोरोना संकट में अपनों को खो रही थी, केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां 18 साल से लेके 50 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 और साल के 30,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सोमवार को रांची में उत्सव का माहौल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक 56 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में महिला सम्मान योजना की 2500 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। ये एक तरह का रिकॉर्ड है। किसी भी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी रकम महिलाओं के खाते में सीधे नहीं डाली है। राज्य की महिलाएं इस राज्य की दिशा और दशा कितने मजबूती के साथ बदलेंगे। जिन महिलाओं के खाते में ये पैसे गए उनके लिए ये बड़ी राहत है। परिवार और समाज में कुछ आत्मनिर्भर होने का भरोसा भी। तो वो अपने वादा पे खरे उतरे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। चुनाव से पहले तो लग रहा था कि सरकार झूठा वादा कर रहे हैं वोट जीतने के लिए, लेकिन हेमंत भैया वैसा नहीं निकले। ना हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है अपने जरूरत को पूरा करने के लिए। फिलहाल देखना है कि हेमंत सोरेन अपने बाकी वादों को कब तक पूरा करते हैं। कि हम भी 2122 रुपया देंगे। साइबर हैक के जरिए 5 जनवरी को आयोजित हुई एग्रो ट्रेनी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाली गैंग का जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जयपुर पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों को नामजद किया है। आरोपियों ने सिस्टम हैक करके नकल को अंजाम दिया।
जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और 6 अभियुक्त ATS SOG की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले, तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान हो। एग्री ट्रेनिंग पोस्ट के लिए आयोजित इस परीक्षा में जयपुर के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ है। देशव्यापी इस परीक्षा में लाखों बच्चों ने परीक्षा दी थी। NDTV के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब उसने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। NDTV से जुड़े पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में SIT ने कड़ी जांच के बाद मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद में उसके ड्राइवर के घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 200 CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली और 300 मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। इस जांच के बाद आखिरकार सुरेश उनके हत्थे चढ़ा। फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। बाकी के 3 आरोपियों, जिसमें मुकेश के चचेरे भाई दिनेश और रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके शामिल हैं, उन्हें पहले ही 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक हत्या पूर्व नियोजित थी और बेहद सटीकता से अंजाम दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर, लिवर के 4 टुकड़े और 5 पसलियां टूटी हुई थीं। सिर पर 2.5 इंच गहरा घाव था। डॉक्टर राजेंद्र राय, डॉक्टर जिशान अली और डॉक्टर जितेंद्र थे, इनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड है। सूत्रों के मुताबिक हत्या का संबंध NDTV की उस खबर से था जिसमें 120 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। इस प्रोजेक्ट का ठेका सुरेश चंद्राकर को मिला था। NDTV की रिपोर्ट के बाद सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए, जिससे सुरेश को भारी नुकसान होने का डर था। मुकेश को उसके चचेरे भाई और करीबी दोस्त रितेश ने रात के खाने के बहाने बुलाया था। वहां उसे पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर गला घोंटा गया और धारदार हथियार से हमला किया गया। हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से कंक्रीट से ढक दिया गया ताकि किसी को घटना की भनक न लगे। मुंबई विश्वविद्यालय में बीकॉम के 60% छात्र तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते फेल हो जा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 60,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। छात्रों की शिकायत है कि सिलेबस बड़ा है लेकिन पढ़ाने वाले कम है। हर्ष मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय में फैकल्टी की कमी और लंबा सिलेबस उसके लिए परेशानी पैदा करते हैं। प्रॉब्लम है इसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। मेजर प्रॉब्लम है इसकी सिलेबस इतना लेंदी कर दिया इन लोगों ने कि कब पढ़े। ये लोग एग्जाम्स इतना अटपटे तरीके से ले रहे हैं। एग्जाम्स के लिए नोटिस, प्रायर नोटिस, 4 महीने में लोग सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू कंप्लीट CA इंटर का सिलेबस विच दे हैव मेड एज बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस। हाउ विल यू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम टू कंप्लीट अ CA इंटर का प्रोग्राम सिलेबस इन 4 मंथ्स। कई अन्य छात्र भी ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनकी शिकायत पूरी शिक्षा व्यवस्था से है। 15% ऑफ द फैकल्टी है जो अभी वर्क कर रही है, बाकी मोस्ट ऑफ द फैकल्टी है जो आती ही नहीं है पढ़ाने। पोर्शंस एक तो टफ तो हो ही रहा है, लाइक सिलेबस आप देख ही रहे हैं कैसे चेंज कर रहा है, एकदम ड्रास्टिक हो रहा है। और दूसरी बात मैम लाइक मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सब में हो रहा है, बट मेरे स्पेसिफिक सेक्शन में टीचर्स बहुत लेट अलॉट हुए हैं। टीचर्स ही मतलब लेट आ रहे हैं और वो पढ़ाते भी इतना अच्छे, मतलब थोड़ा फॉर पढ़ाते हैं और मतलब लेट आते तो समझता नहीं। 85% ऑलमोस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी फैकल्टी आर नॉट द परमानेंट फैकल्टी, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है इन द सिलेबस एंड द टीचिंग शेड्यूल। चिंता की बात यह है कि बीकॉम के इस कोर्स में 60,000 छात्र हुआ करते हैं। कोविड से पहले 60 से 70% छात्र पास हुआ करते थे, लेकिन वह औसत अब तक ठीक नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर इसे देखना और समझना हो तो राजस्थान की क्रिकेट खिलाड़ी सुशीला मीणा के जीवन से समझा जा सकता है। सचिन तेंदुलकर की एक पोस्ट ने सुशीला मीणा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। कल तक गांव के खेल मैदान में अभ्यास करने वाली सुशीला अब जयपुर के SMS क्रिकेट मैदान में अपनी बॉलिंग के जौहर दिखा रही है। भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान के जैसे बॉलिंग एक्शन की वजह से चर्चाओं में आई प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा अब जयपुर के SMS स्टेडियम में अपनी बॉलिंग के जौहर दिखा रही हैं। 11 साल की सुशीला मीणा सचिन तेंदुलकर की एक पोस्ट से सुर्खियों में आई थी। ये सचिन और जहीर खान की सोशल मीडिया पोस्ट और NDTV
की मुहिम का ही असर था कि प्रतापगढ़ के छोटे से ग्राउंड से निकलकर सुशीला अब राजस्थान में क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में पहुंच गई हैं। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी ने अपना वादा पूरा करते हुए सुशीला मीणा को गोद ले लिया है। पहले से बच्चे खेल रहे थे तो मैंने भी सोचा मैं भी इनके साथ खेलूं। अच्छा, फिर गुरुजी ने कैसे ट्रेनिंग देना शुरू किया आपको, जो आपके टीचर? इन्होंने देखा कि अच्छा कर रही है तो ऐसे कर बोला तो मैंने ऐसे किया। जयपुर में खेल मैदान पर सुशीला मीणा की गेंदबाजी को परखने के लिए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बल्ला उठाया तो सुशीला मीणा ने अपनी इन स्विंग से उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस वीडियो के साथ पोस्ट करते हुए सुशीला मीणा के हाथों आउट होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, बिटिया से क्लीन बोल्ड होकर हम सब जीत गए। इनके रहने का, इनकी पढ़ाई का, इनके क्रिकेट से संबंधित सारी चीजों का अब जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन लेगी। राजस्थान के आदिवासी बेल्ट प्रतापगढ़ के धरियावाद गांव की रहने वाली सुशीला मीणा के पिता अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली सुशीला के सरकारी स्कूल के कोच ईश्वर लाल ने ही उसकी बॉलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। इसी एक वीडियो ने सुशीला के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के साथ बादल छाए रहने की वजह से तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। देहरादून हो या चमोली या फिर काशीपुर, कड़ाके की ठंड और कोहरे से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी ने फिर से एक बार कपकपी बढ़ा दी है। सड़कों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए डीएम चमोली ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पर्यटकों से यही अनुरोध है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचें जहां इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है और अभी मौसम के दृष्टिगत वो जारी भी नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसी जगह जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। भले ही बर्फबारी और बारिश का सिलसिला अभी कम हुआ है, लेकिन सूखी ठंड का प्रकोप जारी है। यही वजह है कि न सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ों पर सुबह और रात पाला पड़ने से हाड़ कपाने वाली ठंड ने सामान्य जनजीवन प्रभावित किया है। और अगली खबर मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई। जाने माने गायक दिलजीत दोसांझ 41 साल के हो गए हैं। 6 जनवरी 1984 को उनका जन्म पंजाब के फिल्लौर तहसील के दोसांझ कला में हुआ। पिता पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दिलजीत दोसांझ ने बचपन में ही ठान लिया मशहूर होना है। आज कम उम्र में उनकी शोहरत दुनिया छू रही है। सरदार मैं फिल्मां च नहीं आता था, मैं तो करके दिखाऊं। फिर कहते पंजाबी फिल्मां च चल गया, बंबे नहीं जा सकता, मैं तो करके दिखाऊं। फिर कहते बाहर अरीना सोल्ड आउट नहीं हो सकते, मैं तो स्टेडियम करके दिखाऊं। ये थिरकन, ये मस्ती, ये सोज, ये साज, ये अंदाज, दिलजीत दोसांझ इसी पंजाबी छुअन के साथ दुनिया भर में छाए हुए हैं। 2024 उनके लिए बेहद खास रहा। वो पहले भारतीय बने जिसकी 3 एल्बम बिलबोर्ड चार्ट्स में शामिल हुई और बिलबोर्ड कनाडा के कवर पर आने वाले वो पहले इंडियन आर्टिस्ट भी बने। जिमी फैलोन के शो में बतौर गेस्ट वो पहुंचे। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी उनके कॉन्सर्ट से पहले उनसे मिलने पहुंचे। 2025 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री मोदी ने माना दिलजीत दुनिया भर का दिल जीत रहे हैं। तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक।